जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, आज 13 जनवरी 2024 का हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 13 जनवरी को 2024 में क्या हुआ था। पहले हम 12 जनवरी का जान लेते हैं, क्योंकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी को। इसके अलावा 13 जनवरी को क्या हुआ था। 13 जनवरी को अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे विंग कमांडर राकेश शर्मा, उनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को। इसके अलावा जो भारत कोकिला कही जाती थी, उनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1879 को। भारत कोकिला किसे कहा जाता था? सरोजनी नायडू को। तो सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1897 को। सरोजनी नायडू जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी सरोजनी नायडू को प्राप्त है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, इसे भी याद रखिएगा। अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में, इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम, याद रखिएगा, कहीं कहीं उग्राम भी लिखा है, कहीं कहीं उग्रम लिखा है, तो याद रखिएगा हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। तो ये जो असॉल्ट राइफल को विकसित किया, किसने विकसित किया? ये डीआरडीओ ने विकसित किया। डीआरडीओ ने अपनी पुणे स्थित प्रयोगशाला में इस असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है डीआरडीओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है। हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये चांगी हवाई अड्डा जो है ये सिंगापुर में है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर की राजधानी कौन है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उनका नाम है ली सेन लोंग। याद रखिएगा, ली सेन लोंग जो हैं वर्तमान में सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं और राजधानी है सिंगापुर सिटी। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें, सिंगापुर के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है थरमन सनमुगरत्नम, जो भारतीय मूल के हैं। क्या नाम है? थरमन सनमुगरत्नम, जो भारतीय मूल के हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। सिंगापुर से संबंधित भारतीय मूल के थरमन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। तो ये जो है यूपीआई और सिंगापुर के क्या है ना, पे नाउ है सिंगापुर का एक, सिंगापुर के पे नाउ के साथ यूपीआई ने मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। मतलब अंतर्देशीय, जिससे परिचालन संभव हो सके, पैसों का लेन देन हो सके, इसके लिए यूपीआई ने सिंगापुर के पे नाउ के साथ बॉन्डिंग बनाई है, कहा जाए समझौता किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के मामले में ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। याद रखिएगा, मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, सबसे टॉप पर रहा है, कि जो स्पीड सबसे बेहतर है सिंगापुर की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खुलेगा? अगर हम बात करें आईआईटी मद्रास का जो नया कैंपस खुलेगा, ये आईआईटी मद्रास अपना नया कैंपस कहाँ पे खुलने जा रहा है? जो भारत के दक्षिण में एक देश है श्रीलंका, वहाँ पर आईआईटी मद्रास अपना एक नया कैंपस खोलने जा रहा है। अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका की दो राजधानियाँ, एक है कोलंबो जो व्यापारिक राजधानी के रूप में प्रयुक्त होती है, और एक है जयवर्धनेपुरा कोट्टे। जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है वो प्रशासनिक राजधानी के रूप में श्रीलंका की प्रयुक्त होती है। अगर हम बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति के बारे में, तो उनका नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे। याद रखिएगा, रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और पीएम कौन है? पीएम है दिनेश गुणावर्धने, इसे याद रखिएगा।
कुछ पॉइंट और देख लेते हैं हम श्रीलंका से संबंधित। भारत श्रीलंका के पर्यटन के स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। तो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन है? संतोष झा। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 जो है वो संपन्न हुआ है। कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये हुआ है औंध, पुणे में। औंध जगह का नाम है, पुणे में है एक औंध नामक जगह, वहाँ पर ये मित्र शक्ति जो है ये युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। अगर हम बात करें इसका आयोजन कब हुआ था मित्र शक्ति का, तो आयोजन हुआ था 16 से 29 नवंबर 2023 में। और इसमें भारत की मराठा लाइट इन्फेंट्री के 120 सैनिकों ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया है। फीफा जो फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था है, उसने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ के ऊपर से अपना प्रतिबंध हटा लिया। इसने प्रतिबंध क्यों लगाया था फीफा ने जनवरी 2023 में श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ के ऊपर प्रतिबंध इसलिए लगाया था क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ में, इसलिए फीफा ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि हाल ही में इस प्रतिबंध को विड्रॉ कर लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? अगर हम बात करें 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन, तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र के नासिक शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? अगर हम बात करें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो इसने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो इसने जीता है भूटान में। भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, जो कार्बन नेगेटिव देश के रूप में फेमस है, उसकी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाल ही में संसदीय चुनाव जीता है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महामहिम शेरिंग टोबैगो को बधाई भी दी थी। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं भूटान से संबंधित। पहले जान लेते हैं कि भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और यहाँ के राजा जो हैं, भूटान में राजतंत्र चलता है ना, तो यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्या नाम है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है नेगुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। और वर्तमान में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके प्रमुख शायद शेरिंग टोबैगो हैं, उन्होंने संसदीय चुनाव जीत लिया है। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं भूटान से संबंधित। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। आप जानते हैं ब्रेल लिपि क्या रहती है? ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के लिए लिपि है, जिससे नेत्रहीन को अध्ययन करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है, याद रखिएगा, क्योंकि दुनिया का ये पहला देश बना है भूटान, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला। तो दुनिया का पहला देश भूटान बना है। पिछले 14 सालों से इस अभियान को लगातार चला रहा था भूटान देश, और अभी इसको पूर्णता प्रदान की है भूटान के द्वारा। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत भी की है। इसके अलावा बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। तो इन सब पॉइंटों को याद रखिएगा भूटान से संबंधित। ये हर जो पॉइंट है ये अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया गया है? अगर हम बात करें लाल चींटी की चटनी किस राज्य की है, तो ये ओडिशा राज्य, ऑप्शन नंबर जो सी है, ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले की लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया गया है। कुछ हम पॉइंट और देख लेते हैं जीआई टैग से संबंधित, कुछ जीआई टैग से संबंधित कुछ पॉइंट और देख लेते हैं कि हाल ही में किस किस को जीआई टैग दिया गया है।
ओडिशा की डोंगरिया कोंध साल, जिसे हम कपड़गंडा साल भी कहते हैं, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर, जिसे जो एक प्रकार का अदरक है, स्थानीय भाषा में आदि केकर कहते हैं उसे। इसके अलावा हस्त निर्मित कालीन जो तिब्बती निवासियों के द्वारा बनाई जाती है, और वांचा लकड़ी शिल्प, वांचू शिल्प भी कह सकते हैं, या वांची या वांचा शिल्प कुछ कह लीजिए, वांचू कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। वांचू लकड़ी शिल्प को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सुंदरबन शहद, जिसे हम मौबन शहद भी कहते हैं, कौन सा शहद कहते हैं? मौबन शहद कहते हैं। जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को, और पश्चिम बंगाल की कादियाई जिले की साड़ियों को जीआई टैग मिला है। तो कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। इन सब पॉइंटों को याद रखिएगा। ये मैचिंग में आ सकते हैं, प्रश्न में आ सकते हैं, या आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आपको अगर पूछ लिया जाए कि वांचा लकड़ी शिल्प डैश करके दे दिया जाए कहाँ के जीआई टैग मिला है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, इन सबको पॉइंटों को याद रखिएगा। इसके अलावा ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के रसबली मिठाई है, उसको भी जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुपरी, जो याक के दूध से पनीर बनता है, उसको, खोमती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को भी जीआई टैग मिला है। इन सबको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? राशिद खान को अगर हम कहें, इनको सही से कहें तो उस्ताद राशिद खान कहा जाता था, और ये एक गायक थे। इन्हें संगीत सम्राट कहा जाए या गायक कहा जाए, तो उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। इन्होंने जब वी मेट जो एक मूवी है, उसमें जो एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है आओगे जब तुम साजना, वो इन्होंने गाया था। हालांकि इनके काफ़ी प्रसिद्ध गाने हैं। तो इनका निधन कब हुआ है? उस्ताद राशिद खान का निधन, जो एक गायक हैं, इनका निधन हुआ है 9 जनवरी 2024 को। कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? अगर हम विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करें तो 10 जनवरी को, ऑप्शन नंबर जो बी है, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अगर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 1 जनवरी को प्रतिवर्ष डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में डीआरडीओ को 66वां स्थापना दिवस 66th फाउंडेशन डे मनाया गया है डीआरडीओ का। इसके अलावा 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी 2024 के लिए, जिसकी थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, ये 2024 के विश्व ब्रेल दिवस की थीम थी। अगले पॉइंट को देखते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। विश्व युद्ध अनाथ दिवस का क्या मतलब है? विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं, उनसे जो भी अनाथ लोग हुए हैं, उनकी पीड़ाओं को दर्शाने के लिए, मतलब पीड़ा के बारे में जागरूकता लाने के लिए, कि लोग जागरूक हों उन लोगों के बारे में, इस दिवस को मनाया जाता है। इसके अलावा बौद्धों ने इस वर्ष महायान नववर्ष को 7 जनवरी को मनाया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की खोज इसी दिन हुई थी। इसलिए 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 12 जनवरी को आप सभी जानते हैं कौन सा मनाया जाता है? 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस नहीं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है उस दिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है? अगर हम बात करें स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का जो अनावरण किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वदेशी दृष्टि 10 UAV जो है, इसका अनावरण कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया है। लेकिन इसे हैदराबाद से पोरबंदर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर ये तैनात रहेगी। और इसका ये जो दृष्टि 10 UAV है, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया गया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। याद रखिएगा, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? तो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं और सुल्तान भी हैं वो साथ में यूएई के, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। क्या नाम है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वो वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो 10वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई है गांधीनगर में, उसमें मुख्य अतिथि रहे हैं। अगर हम बात करें वाइब्रेंट गुजरात समिट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के बारे में, तो इसमें कुल मिलाकर 4 देश के राष्ट्र प्रमुख जो हैं इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कौन कौन से देश के थे? एक तो हमने ये बता दिया, यूएई के सुल्तान और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इसके अलावा पेट्र फियाला चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा तिमोर लेस्ते नामक एक देश है, उसके भी राष्ट्रपति शामिल हुए, और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति भी शामिल हुए हैं। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं भारत से संबंधित। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत और यूएई से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। यूएई की अगर हम राजधानी की बात करें तो अबू धाबी है, और इसका सबसे बड़ा शहर कौन है? दुबई है। तो भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया है। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? 2 से 15 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? 14 फरवरी को बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की राजधानी अबू धाबी में करेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। हमने आपको बताया था कि दुनिया के सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसका नाम हमने आपको क्या बताया था? अल धपरा जो है सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। इसके अलावा सीबीएसई यूएई में अपना नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में की गई है, इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? अभी इसका आयोजन हुआ नहीं है, इसका आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये कहाँ पर होगा? ये 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य कहाँ पर किया जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 है, ये इस बार 9वां संस्करण है इसका। और इसका विषय याद रखिएगा, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। याद रखिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो थीम है, एक बार और सुन लीजिए, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। एक बार और सुन लीजिए, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम है इस बार का, और जो फरीदाबाद हरियाणा में इस बार आयोजित किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए सम्मान रूपी क्रेडिट लॉन्च किया? अगर हम बात करें सम्मान रूपी क्रेडिट के बारे में, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये सम्मान रूपी क्रेडिट जो लॉन्च किया है, ये किया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है इंडसइंड बैंक। इसने सम्मान रूपी क्रेडिट कार्ड खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए लॉन्च किया है। अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में है। और आप जानते हैं सभी बैंकों की एक टैग लाइन होती है, तो इसकी भी टैग लाइन है, उसका नाम है वी कैन दिल से वी मेक यू फील रिचर। एक बार फिर सुन लीजिए, वी कैन दिल से वी मेक यू फील रिचर। आप चाहें तो गूगल कर लीजिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जागालो का निधन हो गया है? तो हाल ही में ब्राज़ील के हैं ये वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जागालो, जिनका निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि अभी तक ब्राज़ील ने कुल कितनी बार फुटबॉल विश्व कप जीता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस बसवराजू या बसवराजू एस किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है इन्हें, एस बसवराजू को? तो एस बसवराजू को हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। विष्णु देव साय भी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनका जो नए सचिव बने हैं, नए मुख्य सचिव बने हैं, किसे बनाया गया? एस बसवराजू को। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। वर्तमान में सीएम है यहाँ के विष्णुदेव साय और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, उनको विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है, यानी विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली ओपन कास्ट खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास का अधिकार दिया गया है, इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कटकर एक नया राज्य बनता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है समीर कुमार सिन्हा जी को। समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में क्या नियुक्त किया गया है? महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगर हम भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री की बात करें तो आप सभी जानते हैं राजनाथ सिंह जो हैं भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। और रक्षा सचिव कौन है भारत के वर्तमान में? वो हैं गिरधर अरमने। गिरधर अरमने वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स, ये अपॉइंटमेंट से संबंधित पॉइंट है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्वनी गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है, इसे याद रखिएगा। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जिनेवा में WTO में, आप जानते हैं कि WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन जी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ में रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।